जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट वीडियो से रिलेटेड ही है। मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी रेफरेंस बुक्स में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इस चैप्टर में मैंने कहा कि ऐड करनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल थी और आपके कुछ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकती थी। तो इस वजह से मैंने कुछ और चीज़ें उसमें ऐड की हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जब आपसे शुरू में बताया कि जी प्रोजेक्ट क्या होता है, मैंने बताया कि वो चीज़ें जिसकी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता है उसको प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपने अपना कोई एक यूनिक टास्क जो है उसको कंप्लीट करना होता है। डजेंट मैटर कि कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, लाइक वो 100 बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट है, 200 का है, लाइक वो 10 साल का है या 50 साल का है या 5 दिन का है या 5 घंटे का है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम उसका गिवन होता है। ठीक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिगनिंग और एंड टाइम उसका बताया हुआ है। टिपिकली जो होता है वो पहले वो नहीं किया गया होता वो प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें यूनिकनेस होती है। ठीक, ये वेरी कर सकता है कुछ चीज़ों के हिसाब से, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो यूनिक होता है बिल्कुल। फिर एक चीज़ होती है प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होती है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है वो एक बड़े पैमाने पे जो प्रोजेक्ट होता है, समझ लें कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो एक प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक हो गया। इससे आप एक एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। किस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइक आपका जो एक प्रोग्राम है इंजीनियरिंग का। ठीक है, इंजीनियरिंग का जो आपका ये है कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। ठीक, अब इसमें ये है कि वो पावर भी है, कंप्यूटर की भी है, एक दो और चीज़ों की भी इंक्लूड है। तो ये सारे जो है ना उसके प्रोजेक्ट्स हैं और मेन प्रोग्राम आपका क्या है, आपकी डिग्री है। ठीक, बल्कि आपने अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे देखा भी होगा तो उस पर लिखा हुआ आता है कि प्रोग्राम ऑफर्ड। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये होता है। फिर आपका ये जो डिग्री होती है 4 साल से 6 साल में जो आप कंप्लीट करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट होता है क्योंकि टाइम फ्रेम उन्होंने दिया हुआ होता है। इससे आपको ज़्यादा और बेहतर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट और एक प्रोग्राम को आप मतलब किस तरीके से एग्जांपल देके आप इसको वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बट अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट, क्या चीज़ प्रोजेक्ट नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो कि आपकी रिपीट में आ रही होती है ना। मैं आपकी अगले पॉइंट जो है इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन, इसके साथ भी पिछले वाले पॉइंट को ज़रा जोड़ता हूँ। ऑपरेशंस वाला काम वो होता है जो रिपीटेटिव हो रहा हो। ठीक है, बैंक में आपने देखा होगा कि बैंक में आपका एक, आप करीबी बैंक में जब भी जाएं तो एक डिपार्टमेंट होता है कैशियर का। ठीक है, वो आएगा बंदा, वो डेली टास्क है उसका कि उसने जो है ना कैश जो है वो काउंट करना है, कैश पूरा करना है, आज कितनी हमारे पास कैश आया है। ठीक है, इस तरह से ये सारा ऑपरेशंस है। आपके जो आसपास के जो एक जनरल स्टोर्स हैं या आपके जो ये वेजिटेबल्स वगैरह जो करते हैं, ठीक है, फ्रूट वगैरह के, ये भी एक तरीके का ऑपरेशनल वर्क है कि वो आते हैं अपने डेली टाइम पे। ठीक है, वो देखते हैं जिस तरह से उनके पास कस्टमर्स आते हैं वो अपनी चीज़ें बेचते रहते हैं। तो ये आपका एक ऑपरेशंस में आता रहता है। ठीक, एक बेकरी है, वो केक बना रही है, वो बना रही है, बनाती रहेगी। ठीक है, वो आपके ऑपरेशंस में आ गए। हाँ, अगर कोई एक ऐसा केक का ऑर्डर आ जाता है जिसमें वो कहता है कि मुझको यूनिकनेस चाहिए, लाइक मुझे केक चाहिए है जिसकी जो कि वेट हो वो ऐसा सा हो कि वो 5 पाउंड का हो। ठीक है, बना हुआ उस पर किसी करेक्टर को बना दें, आयरन मैन बना हुआ हो या बैटमैन बना हुआ हो। ठीक, कुछ इस तरह की आप उसमें यूनिकनेस डाल दें जो कि वो रेगुलरली उस तरह से नहीं, आम जिस तरह से हमारे आम केक होते हैं उस तरह का नहीं है, बड़ा डिफरेंट है। तो ये आपका फिर प्रोजेक्ट में कंसिडर होगा। वरना ऑपरेशंस में होता है कि आपके वही काम रिपीटेटिव हो रहे होते हैं। ठीक, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोजेक्ट वो क्या चीज़ ऐसी होती है जिसको आप प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं कर सकते होते, जिसमें आपका कोई यूनिकनेस ना हो। ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो। ठीक, हु इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर? प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जो कि पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की एक आम मैनेजर में फ़र्क बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि मैनेजर का काम भी वही होता है जैसे से कि वो सारे टास्क को मैनेज कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है लोगों को, काम को स्केड्यूल कर रहा होता है, प्लान्स कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है लोगों को, काम को, क्वालिटी को, हर चीज़ को।
प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऐसा ही कर रहा होता है। बस प्रोजेक्ट मैनेजर में एक डिफरेंस ये होता है, जो कि बहुत मेजर भी आप कह सकते हैं, कि प्रोजेक्ट जिस तरह से यूनिक होता है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आपने कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया या फर्म में से कोई एक बंदा उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, ठीक, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो वो मैनेजर अपनी सीट पे वापस चला जाता है, मतलब वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी सीट पे वापस चला जाता है, ठीक। तो उसमें यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ना क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक्स्ट्रा किस तरह की होनी चाहिए कि उसकी फाइनेंस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक, उसकी मार्केटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मैनेजेरियल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉस्टिंग अगर कर रहा है वो किसी एक चीज़ की, तो वो अच्छे तरीके से कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, प्लान अच्छे तरीके से कर सके। अगर वो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो उसकी इंजीनियरिंग की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर उस फील्ड का ना हो तो उसको लोग थोड़ा सा उसको क्या कहेंगे कि हम थोड़ा सा उसको बेवकूफ़ बनाना कहना कि आसान हो जाएगा। लाइक अगर एक बिल्कुल एक ले पर्सन है इंजीनियरिंग के हिसाब से, उसको नहीं पता, और आपका प्रोजेक्ट है कि आपने ये इस तरह की चीज़ें बनानी है, जो कि कोई ऐसा यूनिट बनाना है ग्राफिक्स का या कुछ इस तरह से जो आप लोग बनाते हैं, जिस तरह से हम ये इंजीनियर्स वगैरह बनाते हैं। अब उसमें एक वो बंदा जिसकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो वो जो उसकी टीम है वो उसको कह दे कि जी ये 10 महीने का काम है, हालांकि वो काम हो सकता है कि 5 महीने या 6 महीने का हो, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर उन पर यकीन भी कर लेगा क्योंकि उसका वो नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो ज़्यादा बेहतर होता है जिसके पास एक वास्ट नॉलेज हो, ठीक, और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ना उससे रिलेटेड उसके पास नॉलेज एक अच्छी हो, एक तगड़ी नॉलेज हो, क्योंकि इसी तरीके से वो प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। जब उसके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो उसको पता होगा कि मेरा इस काम में कितना टाइम लग सकता है, कितना रिसोर्सेज लग सकते हैं। जब उसकी फाइनेंस स्ट्रांग होगी तो वो उसको अच्छे तरीके से इस तरह से कर लेगा कि मुझे मालूम होगा कि जी इसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है, आजकल जो मार्केट का रेट है इस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट इतने तक की पड़ेगी। मार्केटिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जिस टाइम वो प्रोजेक्ट को समझा रहा हो लोगों को कि किस तरह से क्या क्या काम करने हैं, तो वो एक अच्छे तरीके से समझा सके, क्योंकि मार्केटिंग में आपकी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और आप एक दूसरे बंदे को ना सिर्फ मतलब कस्टमर को सिखा रहे होते हैं, बल्कि आपकी जो अपनी टीम होती है उसको भी आप समझा रहे होते हैं कि आपने काम किस तरीके से करना है, ठीक। तो ज़्यादातर ये मार्केटिंग वालों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उतनी अच्छी होती हैं कि वो अगले बंदे को अच्छे तरीके से समझा सकते होते हैं। तो उसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को सही तरीके से समझा सके। जब फिर वो प्रोजेक्ट बन जाए तो वो अपनी टीम को जिस उससे प्रोजेक्ट लेके अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से बता सके कि आपने जो प्रोजेक्ट मुझसे डिमांड की थी उसमें ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर वो किसी जगह पे फंसता है कि उसके पास वो प्रोजेक्ट का वो एक ऑब्जेक्टिव शायद कंप्लीट ना हो पाए किसी भी रीज़न की वजह से, कि वो पॉसिबल ना हो या वो कुछ ऐसी चीज़ हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपने कस्टमर्स को समझा सके कि देखें आपने जो हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए, पर एक ये पॉइंट है इस पर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अगर हम ये करते हैं तो कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या ये एक ऐसा फीचर है जो आपने ऑब्जेक्टिव में डाल दिया था पर ये है कि इसका ऐसा फ़ायदा कोई नहीं है, या जो बाकी क्वालिटीज़ हैं सॉरी बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे उसको ये डैमेज करेगी। आप इस तरह की एक अच्छी तरीके से समझाने वाला बंदा हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और मल्टीपल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ होंगी तो ही वो उनको अच्छे तरीके से करेगा। फिर उसके पास ये है कि एक नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें आनी चाहिए। कुछ हम चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो खैर हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है जी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये है जिसमें आपके सामने एक मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की एक डायग्राम जो है वो आपकी बुक से ही ली है। इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। स्टार्ट टाइम नीचे देखें, अगर आप जैसे ये बॉक्स जो है इस बॉक्स में लेफ़्ट से लिखा हुआ है स्टार्ट और राइट पे लिखा हुआ है एंड, ठीक, तो ये टाइम लाइन बता रहा है कि ये टाइम का है कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में क्या क्या हिसाब किस तरह से होता है। डिफाइनिंग स्टेज में क्या कर रहे हैं हम? डिफाइनिंग स्टेज में सिंपल सी चीज़ है कि जनाब हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमने क्या काम करना है, ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, टीम्स जो हैं वो बनाई हैं और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं कि जी फाइनेंस वाला जो है काम वो ये बंदा देखेगा, ठीक, सेल्स का काम ये बंदा देखेगा, ये टीम देखेगी, जो कि इंजीनियरिंग का सारा काम है, जो सारे वो कोई इक्विपमेंट बनाना है वो ये पूरी की पूरी टीम करेगी, ठीक।
तो इसमें हम मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो असाइन कर देते होते हैं, मेजर टीम्स जो हैं वो बिल्ड की जाती हैं। इसके बाद आता है आपका प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में क्या है, आपने अपनी देखी होगी जिस तरह से मैनेजमेंट में होता है कि आप अपने स्केड्यूल्स बनाते हैं कि किस टाइम पे क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, ठीक है, किसने एग्जैक्टली ये काम करना है। फिर आप बजट्स वगैरह सारे करते हैं कि जनाब मुझे अपनी जो सेल्स करनी है उसके लिए मैं इतना बजट निकाल के रखूं ताकि वो लोग जो हैं जाके लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जाके बताएं हमारी सेल्स की टीम के हमने ये काम किया है, हम उसको एक बजट एलोकेट कर देंगे। हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक बजट एलोकेट कर देंगे जनाब के वो जो है इतना पैसों के अंदर अंदर जो है अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर इसमें यह है कि हमने रिस्क भी आइडेंटिफाई वगैरह करने हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने क्या करना है, कंटिजेंसी प्लान हमारे पास क्या होने चाहिए, ठीक है। स्टाफिंग इसमें थोड़ी और बेहतर तरीके से हो जाती है, थोड़े और बेहतर तरीके से आप जो है टीम्स के अंदर लोगों को टास्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो मार्केटिंग की एक पूरी टीम है, मार्केटिंग के अंदर 2 4 5 और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर जो है आपकी सेल्स की एक टीम है जो कि सेल का काम करेगी, एक है जो प्रमोशन का काम करेगी, ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक। तो इसमें आप जो है प्लानिंग वाले उसमें मुख्तलिफ और तरीके से चले जाएंगे। ये 5 पॉइंट्स दिए हुए भी हैं, पहले वाले में भी 4 हैं, एग्जीक्यूटिंग में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वैसे एलेबरेट कर देता हूँ कि एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है कि हम फिर प्रैक्टिकली काम करना शुरू करते हैं, ठीक। प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करते हैं कि जी अब हमने काम शुरू कर दिया है, अब हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल चुके हैं और हम फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हैं। और लास्ट स्टेज में जी डिलीवरिंग, फिर हम क्या करते हैं कि जी काम जो हम कर रहे होते हैं वो हम डिलीवर करना स्टार्ट कर देते होते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही दें, ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी होता है कि हमने जो काम जिस तरह से किया होता है, लाइक आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहा था कि जी वो प्रोडक्ट बनाए, अभी जब प्रोडक्ट बनेगी तो उसके बाद सेल्स का काम होगा, ठीक है। फिर सेल्स का काम होगा, फिर सेल्स के साथ साथ सेल्स से पहले एडवर्टाइजिंग का काम भी होना है, ठीक, कि थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, उस चीज़ की प्रमोशन करनी चाहिए। तो ये है कि जो जो काम जिस तरह से होता जाएगा वो उस तरह से देता रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको हो गया कि क्लियर हो गई हैं। इसके बाद ये है कि जी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कंपैरिजन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब इसमें कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कंपैरिजन लिखा हुआ है, कंप्रेशन है, ये कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं। मैं इसको चेंज भी कर दूंगा। पहला पॉइंट है कंप्रेस करना, कि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसको कंप्रेस करना है। अब देखें पिछली उस पर वापस जाते हैं। अब देखें इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा लोग जो है ना गलत रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं, गलत प्लानिंग कर रहे होते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना वो प्रोजेक्ट के स्टाफ मेंबर्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करता है, सही सीट पे सही बंदे को बिठाता है, तगड़े बंदे को बिठाता है, ठीक, उससे सही तरीके से काम लेता है। अब इस तरह से क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें, अच्छा फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमने सोच लिया कि जी हमने प्रोजेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग की कोई चीज़ बनानी है, लाइक मोबाइल बनाना है, मोबाइल डिज़ाइन करना है, मोबाइल डिज़ाइन कर रहे हैं लोग, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। बेशक प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे हाथ में नहीं आई है, लेकिन हमें पता है कि जी उसकी जो रैम होगी वो 32 MB की होगी, 32 GB की होगी, सॉरी, ठीक है, उसकी स्पेस इतनी होगी, उसका कैमरा इतना होगा, हमने सारी चीज़ें सोच ली। तो हम इतनी देर में क्या करेंगे कि हम जो है ना एडवर्टाइजिंग वालों से कहेंगे, मार्केटिंग वालों से कहेंगे कि जी आप अपने एडवर्टाइजिंग वाले डिपार्टमेंट से कहें कि हमें जो है वो ब्रोशर वगैरह बना के डिज़ाइन करने का सोचना शुरू कर दे, इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। इन द मीन वाइल आपका बैक एंड पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। फिर आप देखें कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होने का टाइम है, तो आप उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि जो आपके मार्केटिंग के अंदर एक मर्चेंडाइजिंग की टीम होती है जो कि जो एड्स होते हैं वो जाके लोगों को पहुंचा रही होती है, तो आप उस टीम को कहेंगे अपनी कि मार्केटिंग वाली टीम को कि अब आप अपने उन बंदे को कहें कि जो एड्स बनाए गए थे, जो ब्रोशर बनाए गए थे, वो अब आप पम्फलेट जो बनाए गए थे, जो टीवी एड्स बनाए गए थे, वो अब आप बांटना शुरू कर दें, वो दिखाना शुरू कर दें, वो सोशल मीडिया पे लगाएं, वो जाके मोबाइल शॉप्स पे जाके लगाएं, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होने वाला होगा तो ये लोग इतनी देर में एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका बाकी काम होगा। तो बेसिकली क्या किया हमने कि एक वक्त में 2-2 3-3 काम इकट्ठे शुरू कर दिए हैं,
ठीक, इकट्ठे जब हमने काम शुरू किए तो हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये छोटा हो गया, ठीक है। वरना हम ऐसा करते कि जी पहले पूरा का पूरा इंतज़ार करते कि जी प्रोडक्ट बन जाएगा, पूरा प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हमने मार्केटिंग टीम से कहा कि आप चीज़ें बनाएं, फिर जब वो सारी चीज़ें बन गई तो फिर हमने फिर वो आगे बांटना शुरू की। फिर उसके बाद तो वो हमने ऐसा किया कि हमने वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल लंबा कर दिया, वो प्रोजेक्ट को लंबा कर दिया। तो उस लंबे काम को छोटा करने के लिए हमने मुख्तलिफ टीम को मुख्तलिफ टास्क दिए ताकि इकट्ठे इकट्ठे काम करो और सारे के सारे काम कर लेने के बाद आप उस टाइम को छोटा करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंप्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल समझ आ गया होगा। इसके बाद ये है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन में बात यह है जनाब कि आजकल आप देखें कि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हर एक प्रोडक्ट का ना एक कंपेटिटर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, चाहे वो जितना मर्जी तगड़ा प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसको टक्कर मारने के लिए दूसरा प्रोडक्ट बैठा हुआ है, ठीक। अब ये है कि सब ने इस चीज़ को जो है ना ज़रा सीरियस ले लिया है। एक कंपनी है वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, दूसरी जो पार्टी है वो कहती है कि हम प्राइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं और क्वालिटी को थोड़ा सा जो है ना हम चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कि प्राइस इतनी कम कर देते हैं कि वो लोग जिनके पास थोड़ा बजट लिमिटेड है वो उसको इस तरह से कर लें, ठीक। तो अब ये है कि इन सारों लोगों ने इस चीज़ को प्रोजेक्ट के तौर पे कंसिडर कर लिया है। प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, ठीक। लोग इस पर जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होते हैं। किसी एक के लिए जैसे मैंने बताया कि जी कॉस्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए परफॉर्मेंस यानी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं और उस चीज़ को अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से फिर लॉन्च करते हैं। इसके बाद है जी नॉलेज एक्सप्लोजन। नॉलेज में क्या है कि अब आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जी लेटेस्ट एडवांसेस आ गई हैं, लोग जो है वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें को देख रहे हैं। इस तरीके से ये है कि वो अब एक दूसरे को जब देखते हैं तो अब आपका जो मार्केट का जो एक वो है कंपटीशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आप नॉलेज लेना भी स्टार्ट हो गए औरों से, ठीक है। अब इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो लोग इस तरह से करते हैं कि अब जो है और कंपनीज में भी फॉलो करते हैं कि वो क्या कंपनी कर रही है, ठीक। मेन कंपनीज जो हैं उनको बेंचमार्क किया जाता है, छोटी कंपनीज जो है वो बेंचमार्क करती है अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट के साथ। मतलब बेंचमार्क होता है कि जी कंपैरिजन करना आपके जी उनकी प्रोडक्ट में क्या है, हमारी प्रोडक्ट में क्या है, ठीक। फिर आप इस तरह से जब उनके साथ अपने आप को मैच करते हैं तो फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स और बाकी सारी चीज़ें उनके सामने लेके आके उस कंपनी को टक्कर देने का सोच रहे होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग में ही होता है, मेन पॉइंट डाउन साइजिंग यही होती है कि आपके ना लोगों को निकाला जाना, ठीक है। फार्म में अगर एम्प्लॉय ज़्यादा हो गया तो इस तरह से करना। तो अब यहाँ पे ये है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कर सकती है कि आपकी लिस्ट बनाई जाती है एक बंदे की कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या वो कर सकता है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसके अंदर स्पार्क है, वो क्या क्या करने में इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते होते हैं। जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या अच्छी फर्म जो होती हैं वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कहती हैं कि आप इन लोगों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, हम इनको ले ऑफ कर रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। उसके भी आगे अपनी एक अपनी उसने अपनी एक लाइफ गुजारनी है, उस पर भी अपने वो भी उस पर भी आगे मतलब लोग डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली वगैरह। तो इस हिसाब से क्या करते हैं लोग के जो है उनको वो करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे थोड़ा सा ये कहते हैं कि आप उनके स्किल्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। तो डाउन साइजिंग थोड़ी सी बच जाती होती है कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग में, ठीक है। मेन एजेंडा ये होता है कि वैसे जो डाउन साइजिंग हो रही होती है उसको ये थोड़ा सा रोक लेते होते हैं। इंक्रीज कस्टमर फोकस। पहले तो ये होता था जनाब जी कि वही एक स्टैंडर्ड बना देते थे किसी भी चीज़ का। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप पुराने वो देखें तो सबकी ऑलमोस्ट ना जो ये होती थी क्रिकेट में या फुटबॉल में सबकी जो यूनिफॉर्म किट्स जिसको बोलते हैं वो किट्स जो होती थी सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, एक ही साइज़ की होती थी, ठीक है। बस पीछे नाम चेंज होते थे वरना साइज़ अगर देखा जाए तो तकरीबन सबका बराबर ही होता था। एक वो मीडियम होता था, एक लार्ज होता था, एक एक्स्ट्रा लार्ज होता था, बस यही हिसाब किताब था। अब ये है कि जो है इसको प्रोजेक्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि अब एक खिलाड़ी है वो अगर बहुत स्लिम है या एक खिलाड़ी है वो बहुत टॉल है तो हमने उसको किस तरीके से लेके रखना है, ठीक है। फिर एक ये है कि वो किसी के अगर शोल्डर्स ब्रॉड हैं या किसी के शोल्डर्स नैरो हैं तो हमने उसकी किट अलग से बनानी है। तो अब आप ये है कि जी कस्टमर्स की
जो है ना एक डिमांड डिफरेंट हो गई है, ठीक। वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें देखता है, वो डिमांड करता है, तो फिर जब उस पर आ गई है तो लोग उस पर जो मतलब सेलर्स हैं जो काम करने वाले हैं वो उस पर फोकस किसी और तरीके से काम अपने काम पे कर रहे हैं ताकि कस्टमर की नीड को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। तो अब ये है कि जी कस्टमर फोकस जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हम लोगों ने वो कर लिया है। अच्छा, इसके बाद ये स्मॉल प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट बिग प्रॉब्लम्स। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो छोटी फार्म्स होती हैं ना, उनको अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज नहीं करने आती होती चीज़ें, ठीक है। ना वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को, जैसे अभी मैंने कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग में बात की थी कि ना तो वो ये जो छोटी फर्म्स होती हैं ये ना तो अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं, ठीक है। और उनको ये भी बाज़ दफ़ा होता है प्रॉब्लम के छोटी सी फर्म होती है वो प्रोजेक्ट उठा लेती होती है और उनके जो है ना उससे लेना देना नहीं होता, ठीक है। वहाँ से फिर वो फंस जाते होते हैं। तो ये है कि एक सही प्रोजेक्ट उठाना, उसको फिर उस पर काम करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, पर वो नहीं बाज़ दफ़ा करते होते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो गलत कर जाते होते हैं और फिर वो अपनी क्या कहते हैं रिप्यूट ख़राब कर लेते होते हैं। इसके बाद ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुडे। इसमें जो दो चीज़ें हैं उसमें पहली बात जो हुई है वो है जी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद द स्ट्रेटेजिक प्लान। इसमें मैंने वही बात जो थोड़ी देर पहले बोली थी कि जी जनाब लोग जो है वो सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करते हैं प्रोजेक्ट की। अब आपका कंपनी का जो एक है वो ये कहती है कि जी हम इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बना सकते हैं, रेप्लिकास चले बना सकते हैं, ठीक। अब उसमें ज़्यादातर वो जो काम करने वाले हैं उनके सारे एम्प्लॉयज़ देख लें वो हैं जनाब के वो लाइक कैलकुलेटर अच्छे बना सकते हैं, कैसियो के जितने कैलकुलेटर होते हैं उसके रेप्लिकास अच्छा बना सकते हैं, मोबाइल्स के बना सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं बेहतर। पर पॉइंट ये है कि वो गाड़ियों के नहीं काम कर सकते, गाड़ियों के इंजन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना तो एक एक्सपीरियंस है, दूसरा ये कि उनके पास वो लोग भी नहीं है काम करने वाले। लेकिन अगर कोई आ जाते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी आ जाती है और वो कहती है कि जी हमें कोई ऐसे लोग चाहिए जो कि ऐसी कोई कंपनी चाहिए जो कि हमारी गाड़ियों के इंजन्स को जो है वो कर ले, बनाना स्टार्ट कर दे उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो ये कंपनी अगर आ जाती है बीच में, ठीक है, तो ये ख़राब कर जाती होती है। तो आपके जो एक अपना एक वो है ना जो आपका एक पोर्टफोलियो है काम का, आप उसी में अपने आप को रखने की कोशिश करें। गलत प्रोजेक्ट उठा लेंगे, ठीक है, फिर आप जो है बर्बाद हो जाएंगे। और फिर ये है कि वो सारा का सारा जो कंपनी को फाइनेंशियल जो धचका पड़ेगा वो फिर उनको अपनी जेब से पूरा करना पड़ेगा, ठीक। एक पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इस तरीके से इंटीग्रेशन है, कहने का मतलब यही है कि जी आप अपने अपने हिसाब से ही इंटीग्रेट करें प्रोजेक्ट को, अपने साथ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को उठाएं जो कि आपके साथ चल रहे हों, जो नहीं चल रहे होते ना उनको फिर ना किया करें, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंटीग्रेशन विद इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स। इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया गया, आपकी दो डायमेंशन हैं आपकी इसमें जो डिस्कस हुई हैं बुक में। पहली चीज़ है जी टेक्निकल, दूसरा है सोशियो कल्चरल, ठीक है। टेक्निकल में है आपका स्कोप, WBS, स्केड्यूल, रिसोर्स एलोकेशन, बजट रिपोर्ट्स। स्कोप क्या होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसको आगे कुछ और चैप्टर्स में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही एक लाइन में स्टेटमेंट दे देता हूँ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, WBS क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं WBS को। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर समझ गए होंगे आप बात से थोड़ा बहुत, जो हमारा काम है ना उसका हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में बनाते हैं। कि अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई खाने पकाने का काम करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे कि जी उसके ब्रेकडाउन बनाए करेंगे, उसको उसके पीसेस चंक्स बनाएंगे कि जनाब अगर हम फ़र्ज़ करें बिरयानी का कर रहे हैं काम, ठीक, तो एक का काम होगा कि वो चिकन लेके आएगा उसको साफ़ करेगा, एक का काम ये होगा कि वो राइस को लेकर आएगा उसको साफ़ करेगा, एक पार्टी का ये काम होगा कि वो जो उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट जो डलते हैं वो सारे के सारे वो मसाले वगैरह वो उनको पीसेगा, वो सारा सारा भुनेगा, ठीक। तो हमने ना इस तरह से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दी। स्केड्यूल्स में हमने ये किया कि हर किसी को एक एक पॉइंट दिया कि जी तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। रिसोर्स एलोकेशन एलोकेट करना, किसी को चीज़ को देना, रिसोर्सेज लोगों को देना, ठीक। इसमें अगर आप देखें आपने रिसोर्स एलोकेशन में ये है कि किसी एक टीम ने
इसी इसी की एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो कुक वाला पॉइंट होगा, मतलब इसमें पूरे जो हम खाना पका रहे हैं इसमें जो आपका शेफ होगा, ठीक है, उसको कुकिंग वाला सारा का सारा टास्क दिया जाएगा। ठीक, जिसके पास फर्ज करें बाइक है, उसको हम ये कहेंगे कि तुम ये पैसे लो, तुम जाके लेकर आओ। उसके उसके हिसाब से हमने एक चीज़ दी कि उसके पास बाइक है, वो बाइक पे जाएगा, चीज़ें जाके ख़रीद के लेके आ सकता है। ठीक, तो इस तरह से कि आप एलोकेट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को। ठीक, उस बंदे को रिसोर्सेज दे रहे होते हैं जो उस चीज़ के लिए ठीक होता है। आपने रिसोर्सेज जितने भी खाने की चीज़ें आ गई आपने शेफ़ को दी हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपने शेफ़ को दिए हैं कि तुम पकाओगे, क्योंकि तुम्हारी इसमें स्किल्स अच्छी हैं। बजट्स बजट्स में आपको समझ आएगा होगा कि पैसों का बजट जो होता है। रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, दो तरह की होती हैं। एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट होती है, एक एक्चुअल रिपोर्ट होती है। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट वो होती है जो हम सोचते हैं कि जी हमने जो ये काम करना है वो हम 1 महीने बाद इतना कंप्लीट कर लेंगे, 2 महीने बाद इतना कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीने बाद हम इतना कंप्लीट कर लेंगे, चौथे महीने में हम कंप्लीट कर चुके होंगे पूरा प्रोजेक्ट। ठीक, एक्चुअल रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें हम ये कहते हैं जनाब के 1 महीना गुजर गया, हम अभी इस स्टेज पे हैं। अब होता ये है कि हम जब अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं ना, तो हम हर महीने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले महीने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमने कहा कि पहले में हम यूँ करेंगे, दूसरे में यूँ, तीसरे में यूँ, चौथे में यूँ। तो एक्चुअल रिपोर्ट में ये होता है कि जब आप महीने महीने के हिसाब से इस तरह से चार आपने बना ली और आपने फिर आप कंपैरिजन करते हैं, फिर आप देखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया था कि महीने बाद इतना काम कर लेंगे, तो क्या एक्चुअली हमने इतना काम किया भी था कि नहीं किया था, हम पीछे हैं या उससे आगे हैं। ठीक है, अगर हम पीछे हैं तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को निकालें, उस प्रॉब्लम्स को निकालें, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकें। अब हो सकता है कि हम अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हो, पर हमने जो रिपोर्ट में लिखा हो हम ज़्यादा सुपर पैंथर बन गए हो कि जी हम ये काम कर लेंगे, हमारे लिए कोई मसला ही कोई नहीं है, बट वो उतना ना हो। ठीक, और हो सकता है कि जो आपने एक्चुअल रिपोर्ट में लिखा हो चीज़ें हो, जो आपके प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में चीज़ें हों, तो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में आपने ठीक बताया हो, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट में आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो थोड़े क्या कहते हैं, लाउजी हो गए हों, ढीले हो गए हों। ठीक है, तो वो काम ना कर रहे हों, तो आपका प्रोग्रेस जो है उसकी पेस कम हो गया हो। सोशियो कल्चरल में आपकी जो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं उसमें है कि लीडरशिप आपको पता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर की मैंने कुछ क्वालिटीज़ बताई थी, वही हर अच्छे लीडरशिप में, वही हर लीडर में वही अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छी लीडरशिप आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई। ठीक है, आपके इसमें बल्कि PLO CLOs में ये चीज़ है भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का। टीम वर्क आ गया आपका, निगोसिएशंस आ गई हैं। निगोसिएशंस आपकी किसी की तरीके की भी हो सकती हैं, कस्टमर के साथ भी हो सकती है, क्लाइंट्स के साथ भी हो सकती है, टीम्स के साथ भी हो सकती है। कोई अंदर के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, वो उसमें कैसे आपने करना है, वो भी इसमें आ जाती हैं। फिर इसके बाद पॉलिटिक्स आ जाती है। पॉलिटिक्स आपकी 2-3 तरह की होती हैं। हम लोग जो समझते हैं हमेशा कि पॉलिटिक्स जिस तरह गवर्नमेंट लेवल पे होती है, खाली वही नहीं होती है, और भी चीज़ें की होती हैं। इससे पहले जैसे मैंने नेगोशिएशंस बताई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में ही आती है। कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको किस लोगों के बीच में आ गए, तो वो भी आपका ऐसे में आता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने निकालना है। ठीक है, तो जो बीच का पार्टी का बंदा होगा वो थोड़ा ऐसे तरीके से बात करे और इस तरह से लोगों की पार्टी और पार्टी बी में सुलह कराने की कोशिश करे, ये भी आपकी इसी में आ जाती है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं वो भी सारी आपको मालूम है कि एक बंदा कहता है कि मैं मोबाइल लूँ तो उसकी ऐसी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैमरा तगड़ा होना चाहिए, उसका बैटरी उसकी बड़ी कोई जेंगो किस्म की हो कि वो टाइम उसका ज़्यादा निकाले। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अभी रेफरेंस बुक से और जो ओरिजिनल बुक थी उसमें से सारी चीज़ों से और आगे पीछे से मैंने पढ़ के जो जो चीज़ें थी रेलेवेंट इस चैप्टर के हिसाब से, जो कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सके कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है आगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको इस चैप्टर में डाल दिए। इंशाल्लाह आगे जो है हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें को अंदर तक पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और आपकी इंशाल्लाह जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी उसको दूर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे डिटेल में बात होगी नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से, यानी चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।